नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 15 मार्च को एसएससी सीएचएसएल के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। और दोस्तों चारों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो कि लेट से मिला है हमको व्हाट्सएप के ज़रिए, ठीक है। तो उसमें सभी मिक्स क्वेश्चंस होंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के। उसके बाद जो है दोस्तों जो कि आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन सभी शिफ्ट वाइज, ठीक है। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करिएगा। बाकी पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे डेली का पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दिया जाता है बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और उनके मंत्री जो कि चाणक्य को जाता है। बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जब उन्होंने मगध राज्य और जो कि पश्चिमी उत्तर मकदूनियाई जो कि सतरातों पर विजय प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिन्होंने नंद राजवंश को उखाड़ फेंका था और सिकंदर महान की सेनाओं द्वारा वापसी के मद्देनज़र स्थानीय शक्तियों के अवरोधों का लाभ उठाने के लिए मध्य और पश्चिमी भारत में अपनी शक्ति जो कि पश्चिम की ओर तेजी से विस्तार किया था। वही बात करते हैं दोस्तों कि किंवदंती के अनुसार शिक्षक चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को मगध राज्य या फिर उसके पहले का राज्य जो कि नंद साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए आश्वस्त किया, जब उसके राजा धनानंदा का अपमान हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की उत्तर और पश्चिम का विस्तार किया, क्योंकि उन्होंने जो कि मकदूनियाई सतरापी पर विजय प्राप्त की और सेल्यूसिड मौर्य युद्ध जीता था। वही बात करते हैं दोस्तों। तो कई जो कि किंवदंतियों के अनुसार चाणक्य ने मगध की यात्रा की, एक ऐसा जो कि राज्य जो बड़ा और सैन्य रूप से शक्तिशाली था और अपने पड़ोसियों से डरता था, लेकिन नंद राजवंश के राजा धनानंद द्वारा अपमानित किया गया था। चाणक्य ने बदला लेने के लिए कसम खाई और नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम भी खाई थी। वही बात करते हैं। मौर्य ने नंद साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की रणनीति तैयार की। मौर्य की सेनाओं को शामिल करने के लिए शहर से दूर युद्ध के मैदान में मगध सेना की ओर से लड़ाई की घोषणा की गई और जो कि मगध की सेना को तैयार किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ होगा। तो इसका आयोजन अक्टूबर में होगा, जो कि गोवा आपका राइट आंसर होगा। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। इसमें बच्चे ने मुझे 4 ऑप्शंस भी बताए हैं, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर और प्रिंटर, लेकिन जिसमें जो कि आउटपुट डिवाइस 2 है, बच्चे द्वारा शायद गलती हो गया होगा। उन्होंने बताया उसमें 2 आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि मॉनिटर और प्रिंटर। ये 2 तो आपका ये हो गया, मान लीजिए मॉनिटर ये तो आउटपुट डिवाइस है, सॉरी इसको ऐसे कर लेते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर और कीबोर्ड ये दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनमें से पूछा था कि कौन आउटपुट डिवाइस होगा, तो ये इसमें से जो कि मॉनिटर और स्कैनर में से कोई एक नहीं रहा होगा, तभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। याद हो तो कमेंट कर देना। एक प्रश्न आया था इनमें से कौन जो कि असंपर्क बल नहीं है, तो घर्षण बल आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अकबर का शासनकाल किससे प्रेरित था, तो शेर शाह शुरू से प्रेरित था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी 2023 किसने जीती है, कर्नाटक उपविजेता जो कि मेघालय था, इसका विजेता पूछा था कर्नाटक, आपका राइट आंसर होगा। सिंगापुर फार्मूला 1
ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो कि एनिलीडा संघ से संबंधित है? तो दोस्तों जोंक और केचुआ दो ऐसे जानवर जो कि एनिलीडा संघ से संबंधित है। बाकी आपके ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो सबसे लंबी बांग्लादेश, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे नेपाल, पाँचवें पे जो कि म्यांमार, छठवें पे भूटान और सातवें पे सबसे कम जो साझा करने वाला सीमा है ये है अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान की मैं बता देता हूँ आपको 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। एक प्रश्न आया था कि नामीबिया से लाया गया चीता को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है? तो ये मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया है। एक प्रश्न आया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला आया था नहीं आया था कमेंट करके बता देना। गोपिका वर्मा किस नृत्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। भारत और चीन का बॉर्डर कितने भागों में बटा है? तो 3 भागों में बटा है। ठीक है, जिसको वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और मिडिल सेक्टर कहा जाता है। मंगल ग्रह अपने परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? 687 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 687 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 जो कि उपबंध 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की संविधान की धारा 343 उपबंध 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एक लिपि देवनागरी भी राष्ट्रपति जो कि कतिपय विशिष्ट प्रयोजन के लिए हिंदी के प्रयोग का प्राधिकार दे सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 343 जो कि उपबंध 1 आप कह सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 जो कि राजभाषाएं वर्णित हैं। वर्तमान में 22 राजभाषाएं इस प्रकार हैं जैसे कि बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया इसको कह सकते हैं, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और असमिया। ये सभी 22 भाषाएं वर्तमान में भारत के संविधान में हैं। और भाषाओं का जो कि 21 अनुसूची से रिलेटेड है तो 8वीं अनुसूची से रिलेटेड है। बात करते हैं राजभाषा किसे कहा जाता है? तो किसी राज्य या फिर देश की घोषित भाषा होती है जो कि सभी राजकीय प्रयोजनों में प्रयोग होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत की राजभाषा हिंदी है, केंद्रीय स्तर पर दूसरी आधिकारिक जो कि भाषा होती है वो इंग्लिश है भारत की। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुआ था? तो महाराज रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। 1809 में हुआ था। लेकिन दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आपके ऑप्शंस में नहीं था। आपसे पूछा गया था कि महाराजा रणजीत सिंह की जो अमृतसर संधि थी वो किसके बीच में हुआ था? तो चार्ल्स टी मेटकाफ के बीच में हुआ था। चार्ल्स टी मेटकाफ, तो ये आपका राइट आंसर होगा चार्ल्स टी मेटकाफ। ठीक है। वही बात करते हैं तो ये जो कि ये संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कि सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले सिख नेता महाराजा रणजीत सिंह के बीच में एक समझौता था। बात करते हैं तो अमृतसर की संधि 15 अप्रैल 1809 को चार्ल्स टी मेटकाफ को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करता था उसके बीच और पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख रणजीत सिंह के बीच में समझौता हुआ था। अमृतसर की संधि ने कश्मीर में डोगरा शासन की शुरुआत की थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान महाराजा गुलाब सिंह जो कि जमवाल डोगरा में सिखों के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य की मदद की थी। वही बात करते हैं तो सिख साम्राज्य की हार के बाद लाहौर की संधि जो कि 9 मार्च 1846 और अमृतसर की संधि 16 मार्च 1846 पर हस्ताक्षर किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गति का तृतीय नियम से पूछा था। क्या पूछा था?
पूछा था कि कौन गति का तृतीय नियम है, एक कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गति का तृतीय नियम जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब रॉकेट को प्रज्वलित किया जाता है तो वह यह अपने जो कि प्रणोदक से गैस मुक्त करता है, जिससे एक ऐसा बल उत्पन्न होता है जो रॉकेट को ऊपर की ओर ढकेलता है, जो एक आवश्यक बल प्रदान करता है जो इसे आगे बढ़ाने में मदद करता है। वही बात करते हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम का। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम की बात करते हैं दोस्तों, तो इनके दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर यानी बल की दिशा में लागू बल के समानुपातिक होता है, अर्थात F बराबर ma, जहाँ F लागू बल, m निकाय का द्रव्यमान और a जो है उत्पन्न त्वरण कहलाता है। वही बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि एक गेंद को पकड़ते समय फील्डर का अपने हाथ को पीछे खींचना न्यूटन के गति के दूसरे नियम का एक अनुप्रयोग होता है। न्यूटन के पहले नियम में कहा गया है कि हर वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान गति में रहती है जब तक कि बाह्य बल की क्रिया से वह अपनी अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न हो। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, जो कि न्यूटन के गति के पहले नियम का अनुप्रयोग होता है। ठीक है, वही बात करते हैं दोस्तों, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। वही बात करते हैं, इसका अर्थ है कि प्रत्येक परस्पर क्रिया में दो परस्पर कार्य रही वस्तुओं पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। क्या पूछा था कमेंट करके बता दीजिएगा। 2022 का पुरुष यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इस साल का जो कि कार्लोस अल्कारेज ने जीता था। कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन में इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में कार्लोस ने नॉर्वे के 23 वर्षीय कैस्पर रूड को हराकर यूएस ओपन का खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गिरिजा देवी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो कि ठुमरी गायन हो जाएगा आपका राइट आंसर। गिरिजा देवी जो कि 8 मई 1929 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो कि 24 अक्टूबर 2017 को हुआ था। सेनिया और बनारस घरानों की एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। वे शास्त्रीय और उप शास्त्रीय संगीत का गायन करती थी। ठुमरी गायन को जो कि परिष्कृत करने तथा इसे लोकप्रिय बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो ऑप्शंस में था दोस्तों आपकी ठुमरी गायन, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि साइना नेहवाल ने ओलंपिक में मेडल कब जीता था पहली बार? तो 2012 की ओलंपिक में उन्होंने जीता था। बात करते हैं तो बायोग्राफी, साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हरियाणा की शटलर ने अपने करियर की शुरुआत बहुत पहले कर दी थी जब उन्होंने 2008 में BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीती थी। तो आपका राइट आंसर डायरेक्टली सन पूछा था तो 2012 हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र क्या होती है, या फिर उपराष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र से रिलेटेड कोई जो कि स्टेटमेंट दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। तो बात करते हैं उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होता है। शायद यही रॉन्ग दिया था, इनमें से कौन नहीं ऐसे करके पूछा था। क्या था कमेंट करके एक बार बता देना। बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 से 73 भारत के उपराष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और निष्कासन से संबंधित है। वह इस पद के लिए 35 वर्ष से अधिक की उम्र और किसी लाभ के पद पर न होने पर चुने जाने की योग्य होते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बास्केटबॉल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं। बात करते हैं दोस्तों, तो बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें 5 सक्रिय खिलाड़ी वाले 2 टीमें होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ एक 10 फुट यानी 3.048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि डिमांड कर क्या बताता है? तो ये तो शायद दोस्तों आपका ग्राफ से रिलेटेड आया था, तो आप कमेंट करके एक बार बताना क्या था इसका राइट आंसर। चीन के साथ भारत की सीमा किस प्रकार की लगती है?
ये पूछा था, या फिर कि हाँ शायद किस प्रकार की लगती है। तो चीन से भारत की जो कि स्थलीय सीमा लगती है, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा जो कि 7 देशों से लगती है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश शामिल है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के 7 देशों से जलीय सीमा भी लगती है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव शामिल हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। दोस्तों दाब का एसआई मात्रक पूछा था, तो इसका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन B3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था, तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है। एक प्रश्न आया था तो दोस्तों कि गोपिका वर्मा किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। दोस्तों ये कन्फर्म कीजिएगा, क्योंकि आपसे गिरिजा देवी के बारे में पूछा था, ये दोनों पूछा था या फिर कोई एक। मोहिनी अट्टम जो कि केरल का एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम में कर्नाटक शैली में संगीत नृत्य के माध्यम से एक नाटक का गायन और जो कि अभिनय शामिल है। सुनंदा नायर जो कि हो जाएंगी मोहिनी अट्टम से संबंधित, जो कि कलामंडलम, ये भी एक है कलामंडलम। कल्याणी कुट्टी अम्मा जिसको बोलते हैं, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जो कि मोहिनी अट्टम से संबंधित है। पल्लवी कृष्णन, गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम से ये लोग संबंधित है, तो आगे आपसे पूछ सकता है। एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ था, तो ये चांदीपुर से हुआ था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन से दोस्तों बात करेंगे, तो पृथ्वी 2 मिसाइल की जो कि मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण जो कि परीक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को ओडिशा तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। ठीक है, तो चांदीपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर राज्य का नाम पूछा गया होगा तो ओडिशा कर सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन पूर्वांचल की पहाड़ियों में शामिल नहीं है, इसका ऑप्शंस कमेंट करके बताना दोस्तों। बात करते हैं कि वे हिमालय के दक्षिण जो कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या होती हैं, तो वे हिमालय के दक्षिण पूर्व विस्तार के साथ भारत के उत्तर पूर्वी किनारे तक बसे हैं। इस रेंज में भारत के सभी पूर्वी राज्य सम्मिलित हैं, जिन्हें आमतौर पर 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ या फिर उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में पटकाई पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजो पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। वही बात करते हैं कि यहाँ पे पूर्वांचल की कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ जो कि इस प्रकार हैं, जो कि मेघालय में गारो, खासी, जंटिया पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मेघालय राज्य में पटकाई जो कि बुम पहाड़ियाँ, मणिपुर राज्य में मणिपुरी पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी पहाड़ियाँ, वहीं असम में मिकिर पहाड़ियाँ शामिल है। तो इन्हीं में से कोई ऑप्शन जो रहा होगा देखते हैं। प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 78। जी दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 78 होगा। और बात करते हैं दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया होगा कि राष्ट्रपति जो कि मंत्री परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद आपका 74 हो जाएगा। बशर्ते कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी, जो कि अपने कार्य के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। तो ये अनुच्छेद इससे रिलेटेड होगा। बाकी आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बता सकते हैं क्या पूछा था। बच्चे ने बोला कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य पूछा था कि किस अनुच्छेद में होगा, तो इसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद 78 आपका राइट आंसर होगा। संविधान का अनुच्छेद 78 जो कि प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है और उन कर्तव्यों के निर्वहन में वह राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, इस अनुच्छेद जो कि इस अनुच्छेद में परिभाषित कर्तव्य कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के सभी निर्णयों की सूचना, संघ के मामले के प्रशासन और कानून के प्रस्ताव से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति मांगे। ठीक है, यदि राष्ट्रपति ऐसा चाहता है तो किसी भी मामले को मंत्री परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया है, तो उसको कर सकता है।
वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 79 की, तो इसमें बशर्ते है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिसे क्रमशः राज्यों की परिषद और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 76 में जो की शर्त है, राष्ट्रपति एक व्यक्ति को भारत के लिए महान न्यायवादी के रूप में नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य होता है। वहीं बात करते हैं 74 की, तो इसमें राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के अभ्यास में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगी। तो मैंने इससे रिलेटेड सब बताइएगा क्या पूछा था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि राजेंद्र चोल प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका कार्यकाल जो था दोस्तों 1014 से 1044 तक था। बात करते हैं तो चोल वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो राजा चोल प्रथम जो कि 1885 से 1014 ईस्वी तक जो कि इसको चोल वंश पे शासक था। वही बात करते हैं तो राजा चोल प्रथम वह चोल साम्राज्य के जो कि महानतम सम्राटों में से एक था। उसके शासनकाल में चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से आगे उत्तर में कलिंग से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक फैला था। उसने उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में जो कि पांड्यों के साथ कई युद्ध किए थे। उन्होंने भगवान शिव को समर्पित तंजावुर में जो कि बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तो इसको याद रख लीजिएगा। उन्होंने जो कि नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण में भी मदद की थी। 1014 ईस्वी में उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उनका उत्तराधिकारी बनाया गया था। राजेंद्र चोल प्रथम जो कि 1014 से 1044 ईस्वी तक थे, उन्हें दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जो कि जनरलों में से एक माना जाता था। बात करते हैं उसने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति को जारी रखा। उस उत्तर की ओर गंगा नदी तक पहुंचने और विदेशों में मालदीव और श्रीलंका जाने के अलावा उसने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। बात करते हैं उसने पूरे सिलोन या फिर श्रीलंका को जीत लिया था। उसने एक नौसैनिक अभियान में जो कि सुमात्रा के राजाओं को हराया और सुमात्रा के राज्य के एक हिस्से को अपने राज्य में मिला लिया था। उसने पश्चिमी में चालुक्यों के जय सिंह द्वितीय को हराया और परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। वही बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने कई गंगा पार राज्यों पर विजय प्राप्त की और जो कि गंगई कोंडा चोल की उपाधि भी धारण की। उन्होंने गंगई कोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की और शहर में प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर का निर्माण करवाया था। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से में जो कि चोल गंगम नामक एक बड़े सिंचाई टैंक की भी खुदाई की थी। वही बात करते हैं, उन्होंने कई उपाधियां धारण की, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो कि मुदी कोंदन, गंगई कोंडन, कदराम कोंडन और पंडिता चोलन, ये उनकी जो कि उपाधि थी। बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने गंगई कोंडा चोलमपुरम में एक शिव मंदिर का निर्माण किया था। उसके शासनकाल में चोल वंश अपने चरम पर पहुंच गया था। सुरेंद्र चोल जो कि 857 से 970 ईस्वी तक काम किया था। सुंदर चोल, तो दोस्तों कहीं सुंदर चोल के बारे में तो नहीं पूछा था, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि सुंदर चोल या फिर सुरेंद्र चोल किसका पूछा था। सुंदर चोल का पूछा गया होगा तो फिर 1857 से 970 होगा। ठीक है, उन्हें जो कि परांतक चोल द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था, जो कि गंडारादित्य के पुत्र उत्तम चोल की उपस्थिति के बावजूद उन्हें चोल राजा के रूप में शासन ग्रहण किया था। उन्होंने तमिल और संस्कृत साहित्य को भी प्रोत्साहित किया था। तो एक बार कमेंट करके इससे रिलेटेड बता देना। भारत के अंदर व्यापार और वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 301 हो जाएगा। लेकिन एक बच्चे ने बोला कि अनुच्छेद 300A पूछा था। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A अगर पूछा गया होगा तो इसमें जो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ये इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। संशोधन के बाद इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब कमेंट करके एक बार बता सकते हैं
एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को पचाता है, तो जो कि लाइपेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों, तो लाइपेज एक एंजाइम है जो कि अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है और वसा के पचाने का कार्य करता है। यह वसा को फैटी एसिड और जो कि ग्लिसरॉल में तोड़ता है, जो कि छोटे ऊर्जा से समृद्ध अणु होते हैं जिन्हें कोशिकाओं द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। एमाइलेज जटिल जो कि कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है, जबकि प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। छोटी आंत द्वारा स्रावित जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज और जो कि फ्रुक्टोज में हाइड्रोलाइज करता है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। एक प्रश्न आया था कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी पीढ़ी की। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। ट्रांजिस्टर एक प्रभावशाली आविष्कार है जिसने कंप्यूटर के इतिहास को बदल दिया था। जो कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में एकीकृत परिपथों का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसरों का प्रयोग किया जाता था। वहीं एक ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, जिसे अब अक्सर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर कहा जाता है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो वैक्यूम ट्यूब के बजाय जो कि असतत ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। ठीक है, बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटरों की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जो बड़ा मात्रा में गर्मी उत्पन्न करती थी, भारी और गैर भरोसेमंद थी। ठीक है, बात करते हैं तो 1950 और 60 के दशक के उत्तरार्ध में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में अलग अलग ट्रांजिस्टर और चुंबकीय कोर मेमोरी से भरे सर्किट बोर्ड लगे थे। ये मशीनें 1960 के दशक के उत्तरार्ध में मुख्य धारा की डिज़ाइन बनी रहीं, जब एकीकृत सर्किट दिखाई देने लगे और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का नेतृत्व किया गया। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी। आप कमेंट करके बताइएगा कि पहली पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन था, कमेंट करके एक बार बता दीजिए। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन थे, तो मियाँ तानसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो तानसेन का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1493 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम जो कि रामतनु पांडे था। अकबर ने 1562 में तानसेन को अपने राज्य संगीतकार नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्न में शामिल थे। उन्हें मियाँ की उपाधि दी गई थी। तानसेन एक संगीतकार, वादक और गायक थे। वही बात करते हैं दोस्तों, तो उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी में अद्वितीय माना जाता है। तानसेन जो कि ध्रुपद के निर्माता थे, उन्होंने संगीत के कई रागों की रचना की थी। वही बात करते हैं दोस्तों, श्री गणेश जो कि स्तोत्र और संगीत सार तानसेन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि संगीत ज्ञान पर आधारित हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो भारत रत्न दिया गया था। बात करते हैं तो लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को एक साथ 2001 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि ताप्ती और कृष्णा की सहायक नदी कौन है, दोनों अलग अलग थे या फिर दोनों एक साथ कंबाइंड करके पूछा था। ये अगर दोनों एक साथ कंबाइंड करके रहा होगा दोस्तों, तो फिर मिलान वाला रहा होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ताप्ती नदी की जो कि सहायक नदियाँ बताते हैं, जिसमें कि नदियाँ जो कि पूर्णा नदी, गिरना नदी, पंजारा नदी, वागुर नदी, बोरी नदी और अन्नर नदी हैं। ताप्ती नदी बेसिन ताप्ती नदी है और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई नदी बेसिन मध्य भारत में भूमि का एक विशाल उपजाऊ जो कि पैच है। वहीं बात करते हैं कृष्णा नदी की, तो इनकी जो कि प्रमुख सहायक नदियां हैं कुंडाली जो कि वेड़ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घट प्रथा, मल प्रभा, मूसी और भीमा। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा भी है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन कमेंट करके एक बार बता देना। एक प्रश्न आया था कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है, शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में भारत के जो कि गवर्नर हैं। बात करते हैं दोस्तों, वह आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास का जन्म 26 फरवरी 1957 को हुआ था। वे तमिलनाडु के 1980 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS अधिकारी हैं। वह पहले 15वें वित्त आयोग और भारत के शेरपा से G20 के सदस्य
थे। उर्जित पटेल आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। उर्जित पटेल एक भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया था। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे आपका कि भारत की जो है किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। दोस्तों ये कमेंट करके बताइए, पूछा था या नहीं। अगर पूछा गया होगा तो बांग्लादेश आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि थांगता किस राज्य का मार्शल आर्ट है, तो मणिपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो थांगता एक मार्शल आर्ट रूप है जो कि मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में प्रचलित है। यहाँ थांगता एक तलवार को संदर्भित करता है और ताम का मतलब भाला को संदर्भित करता है। इस मार्शल आर्ट रूप में जब जो कि निहत्थे युद्ध में शामिल होते हैं या इसे प्रदर्शन करते समय कोई हथियार का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे हरित सड़क के रूप में जाना जाता है। इसे हुएन जो कि ललोंग और चेबी गटका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कॉमनवेल्थ गेम से जो मिलान करने के लिए ये भी आया था, उसमें साक्षी मलिक ने कौन सा स्वर्ण पदक जीता था, बजरंग पुनिया ने कौन सा जो कि स्वर्ण पदक जीता था, ऐसे करके था मिलान वाला था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड बात करते हैं तो इसमें साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक जीता था, बजरंग पुनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, बर्मिंघम इंग्लैंड में 22वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन हुआ था। बात करते हैं, एक बच्चे ने बोला कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ पे होगा, ये पूछा गया था। तो अगर पूछा गया होगा तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा जो कि 2026 में होगा। बाकी 2022 का आईपीएल किसने जीता है, दोस्तों 2022 का आईपीएल किसने जीता है, तो गुजरात टाइटंस ने जीता था। चलिए इससे रिलेटेड मैं सभी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इंडियन प्रीमियर लीग जिसको आईपीएल बोला जाता है, 2022 का समापन गुजरात टाइटंस जो कि जीटी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में उद्घाटन चैंपियन जो कि राजस्थान रॉयल्स जिसको आरआर को हराकर ट्रॉफी जीतने के साथ किया, यानी राजस्थान रॉयल्स इसमें उप विजेता था। बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल 2022 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई द्वारा स्थापित पेशेवर टी20 जो कि 20 क्रिकेट लीग का 15वां संस्करण था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो कि पर्पल कैप का खिताब विजेता युजवेंद्र चहल ने जीता था जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सबसे अधिक 27 विकेट लिए थे। वहीं बात करते हैं आईपीएल 2022 का प्रायोजक जो कि कंपनी थी टाटा। ठीक है, वहीं बात करते हैं इसमें ऑरेंज कैप का खिताब विजेता जो कि कुल 863 रन के साथ जोस बटलर को दिया गया, वो भी किसके थे, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी थे। आईपीएल 2022 का समापन समारोह यह एक पूरे भरे हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में था जिसमें उपस्थित जो कि 1,04,859 लोग भरे थे। तो इसको भी याद रखिए, हो सकता है ये पॉइंट आपसे पूछ ले। आईपीएल में दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट जर्सी बनाने के लिए तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और महासचिव जय शाह को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए एक प्रमाण पत्र मिला है। अकादमी पुरस्कार विजेता AR रहमान जो कि आईपीएल 2022 के समापन समारोह में शो के स्टार थे। वहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली से पद संभालने के बाद रोजर बिन्नी जो कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, जो कि अब दोस्तों रोजर बिन्नी जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष से इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है शायद। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि अनुच्छेद 26 जो है किससे संबंधित है, तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता इसमें है दोस्तों। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध के लिए स्वतंत्रता आप राइट कर सकते थे ऑप्शंस को। बात करते हैं दोस्तों, तो भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 के भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में मिलता है। अनुच्छेद 25 में जो कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र आचरण, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 26 में जो कि धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। वहीं बात करते हैं अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं तो कुछ जो कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या फिर धार्मिक पूजा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकार कुछ इस प्रकार हैं। चलिए मैं बता देता हूं, जैसे कि समानता का अधिकार अनुच्छेद
14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। वही बात करते हैं दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 से यहाँ पे 226। दोस्तों ये 226 नहीं होगा, 32 से 35 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसको हटा दीजिएगा, 32 से 35 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बिहू जो कि उत्सव है ये किस राज्य में मनाया जाता है, या फिर बिहू उत्सव कहें या फिर लोक नृत्य, तो ये असम में मनाया जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि लोक नृत्य का एक ऐसा नृत्य जो लोगों द्वारा विकसित किया जाता है, जो कि एक निश्चित क्षेत्र या फिर देश के लोगों के जीवन को दर्शाता है। बात करते हैं दोस्तों तो सभी जातीय नृत्य लोक या फिर नृत्य नहीं होते हैं। बिहू नृत्य जो कि असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बिहू त्यौहार से संबंधित है। बिहू महोत्सव असम में 3 बार मनाया जाता है। यह मध्य अप्रैल, मध्य जनवरी और अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों तो युवक और युवतियां समूहों में बिहू नृत्य करते हैं और नृत्य शैली में तेज कदम और तेजी से हाथ हिलाने की विशेषता होती है। नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंग बिरंगी और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है, जो कि खुशी और उत्साह का प्रतीक होता है। बिहू नृत्य का आविष्कार असम के बोडो कचारी आदिवासी समुदाय ने किया था। वही बात करते हैं दोस्तों तो असम की जो राजधानी है दिसपुर है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो कि जोरहाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ नृत्य जैसे कि लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य जैसे कि राज्यों की सूची है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसको। महाराष्ट्र की जैसे कि कथा, कीर्तन, दशा अवतार, लेजिन, मौनी, जो कि दंडिनिया, ठीक है, लावड़ी, तमाशा, दही कला, गफा, ये सभी महाराष्ट्र की। असम की बात करते हैं बिहू, कैनो खेल, गोपाल तबल, चोली, रासलीला, ये सभी जो कि असम के हैं। बिहार की बात करें तो जटा जटिन, जात्रा, नाटना, जदूर, कर्मा, छऊ, समोच कबा, कठपुतली, झिहिया, बखो, ये सभी क्या है, ये यहाँ का है। ठीक है, वहीं बात करते हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर का हिकत और रऊफी होता है। उत्तर प्रदेश की बात करें नौटंकी, कजरी, थोरा, रासलीला, छपेली। केरल की बात करते हैं जो कि टपटिकली, ठीक है, टपटिकली, कैको टिकली, कलियट्टम, ये सभी क्या है केरल के हैं। बाकी एक बात करते हैं यहाँ पे राजस्थान की जो कि जिन्नद, सुसीनी, चक्री, झुमा, गंगोर, झूलन, लीला, तेरह ताल, कुनाल, ये सभी राजस्थान के हैं। गिद्दा जो कि महिला, भांगड़ा पुरुष के लिए होता है, पंजाब का है। हरियाणा का जो कि झूमर, गागोर, रासलीला, खोरिया, फाग, गुग्गा, डाक, धाम, लूर, ये सभी कहाँ के, हरियाणा के हैं। वही बात करते हैं पश्चिम बंगाल की तो लामा, जात्रा, काठी, छऊ, कीर्तन, बाऊ, ये सभी क्या हैं, पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे। एक प्रश्न आया था कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल होता है, जिसको भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल को पद प्रदान किया है, जो देश में उच्चतम विधि अधिकारी होता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य व्यक्ति होना होता है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 8,586 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं तो कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ है। इसे पश्चिम में तैमूर नदी द्वारा, उत्तर में लहोनक चू और जोंगसांग ला और पूर्व में तीस्ता नदी द्वारा सीमांकित किया गया है। यह नेपाल, सिक्किम, भारत के बीच सीमा पर सीधे 5 चोटियाँ जो कि मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण में से 3 के साथ स्थित है। शेष 2 पश्चिम और कांगबैचैन नेपाल के टप्पलगंज जिले में स्थित हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों भारत में प्रमुख पर्वत शिखर जो कि नंदा देवी उत्तराखंड भारत का दूसरा सबसे ऊंचा और देश में सबसे ऊंचा पर्वत है।
ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे नोकरेक जो कि गारो पहाड़ियाँ हैं, मेघालय का उच्चतम बिंदु है। गुरु शिखर जो कि माउंट अबू, ये राजस्थान अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा बिंदु इसको बोला जाता है। एक बात करते हैं दोस्तों कि गोरखनाथ जो कि गिरनार पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि गुजरात में स्थित है। धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश की पंचमढ़ी में स्थित सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान है। मध्य प्रदेश का उच्चतम स्थान भी इसको बोला जा सकता है। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा सबसे ऊंची जो कि पूर्वी घाट केवल जिंदगादा चोटी के पास आंध्र प्रदेश में है। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे टोडा बेटा जो कि उगधम मंडलम नीलगिरी पहाड़ियों के पास तमिलनाडु का सबसे ऊंचा स्थान, जो कि अनामुडी के बगल में पश्चिम घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो इनको याद कर लीजिएगा। पर्यटन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? पश्चिम बंगाल के लिए दिया गया है दोस्तों। बात करते हैं तो पर्यटन के लिए सबसे अधिक पुरस्कार जो कि मध्य प्रदेश को दिया गया है। बात आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या पूछा था इससे रिलेटेड, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये गुजरात में मनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न थोड़े से संशय में है। क्या पूछा था? मुंबई में नरेंद्र मोदी ने कोई योजना जो कि इनोवेशन शुरू किया था, उससे रिलेटेड पूछा था कि कोई इनोवेशन दे दिया था, योजना का नाम पूछा था कौन शुरू किया है, या फिर ऐसे करके प्रश्न था। तो बता दें, इन जो कि परिणामों में मुंबई मेट्रो रेल लाइन जो कि 2A 7 का लोकार्पण करना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के पुनर्निवास कार्य का शिलान्यास करना, और 7 सीवेज उपचार जो कि संयंत्र और यहाँ पे बात करते हैं तो 20 हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना का उद्घाटन करना, मुंबई में सड़कों की लगभग 400 किलोमीटर लंबाई के लिए सड़क निर्माण परियोजना शुरू करना। तो ये सभी इन्हीं में से कोई एक आया होगा, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा दोस्तों। बाकी एक और प्रश्न आया था कि संतोष ट्रॉफी किसने जीता है, ये तो क्वेश्चन नहीं आया है दोस्तों। 12 वर्ष की उम्र में फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था, ये प्रश्न आया था कि बाबर जो कि 12 वर्ष की उम्र में फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1494। जी दोस्तों, बात करते हैं तो बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में शक्तिशाली मुगल राजवंश का संस्थापक था। अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद वह 12 साल की उम्र में जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित फरगाना की गद्दी पर बैठा। इसके पश्चात 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया और भारत में मुगल शासन का उदय की नींव रखी थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2027 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप यानी पुरुषों का जो वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो उसकी मेज़बानी जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये 3 देश कर रहे हैं दोस्तों। तो आपके ऑप्शंस कैसे थे कमेंट करके एक बार बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे तो दक्षिणी अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे के साथ अक्टूबर-नवंबर 2027 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा साउथ अफ्रीका। यह दूसरी बार होगा जब जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका और केन्या के साथ वैश्विक टूर्नामेंट के 2003 संस्करण की सफलतापूर्वक मेज़बानी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। अक्टूबर-नवंबर 2031 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप का भारत और बांग्लादेश में आयोजन किया जाएगा, यानी भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मेज़बान होंगे। वहीं बात करते हैं आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के बारे में यहाँ पे कुछ। तो क्रिकेट विश्व कप यानी आधिकारिक तौर पे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के रूप में जाना जाता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई जिसको बोलते हैं क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप है। बात करते हैं दोस्तों तो यह आयोजन खेल के शासी निकाय यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा हर 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक जो कि जो कि फाइनल टूर्नामेंट तक ले जाते हैं। पहला विश्व कप जून 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें कि पहला एक दिवसीय क्रिकेट मैच केवल 4 वर्ष पहले खेला गया था। पहला संस्करण 1975 में हुआ था। इसमें जो कि विजेता टीम थी दोस्तों वो थी वेस्ट इंडीज़। वर्तमान चैंपियनशिप जो कि इंग्लैंड विजेता है, जिसने 2019 में विश्व कप का जो कि खिताब जीता था। इंग्लैंड और वेल्स में इसका आयोजन किया गया था।
वहीं बात करते हैं तो इंग्लैंड का ये पहला चैंपियन जो कि वर्ल्ड कप था पुरुष वनडे क्रिकेट का। ठीक है, वहीं बात करते हैं सबसे सफल टीम जो कि ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किए हैं। वहीं बात करते हैं दोस्तों कि भारत वेस्ट इंडीज ही एक ऐसे 2 देश हैं जिन्होंने 2 बार विश्व कप जीता है। बात करते हैं भारत ने 1983 और 2011 में जीता था। वहीं बात करते हैं जबकि वेस्ट इंडीज 1975 और 1989 में, यानी जो स्टार्टिंग के 2 मैच 2 हुए थे वर्ल्ड कप, वो दोनों वेस्ट इंडीज ने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न आया था कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में सबसे ज़्यादा मेडल जो कि भारत के किस खिलाड़ी ने जीता था, ये क्वेश्चन आया था। शरत कमल ना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा शरत कमल, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल के साथ 4 मेडल जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोड्डा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का कुछ हिस्सा जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में भी आता है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है टोड्डा बेट्टा है, जिसकी कुल ऊंचाई जो कि 2637 मीटर है। यह जिला जो कि मुख्यतः पर्वत श्रृंखला के माध्यम से ही स्थित है। यहाँ के दर्शनीय स्थलों की बात करें तो निसंदेह रूप से सबसे पहला नाम ऊटी का ही आता है। तो यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जगह है ऊटी। ठीक है, प्रश्न एक आया था, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। बात करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत जो कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 2014 में नोबेल का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? कल्याण सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया गया था। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा किसका नाम दिया था ऑप्शंस में। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? ये तबला वादक हैं दोस्तों। वहीं एक प्रश्न आया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई। बात करते हैं दोस्तों तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु जो कि 21 अगस्त 2006 में हुआ था। ठीक है, हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे। उनका जो कि जन्म डुमराव बिहार में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बुद्धदेव दास गुप्ता किस यंत्र से संबंधित है? ये सरोज वादक से संबंधित है। दोस्तों एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि ये तीनों इंस्ट्रूमेंट वाला पूछा था या इसमें से 2 पूछा था, 1 पूछा था, बताइए, क्योंकि 2 बच्चे ने ये प्रश्न मुझे बताए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे, चलिए बता ही देते हैं। पद्म भूषण जो कि बुद्धदेव दास गुप्ता जो कि 1 फरवरी 1933 से उनका जन्म था 15 जनवरी 2018 तक, एक भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और सरोज वादक थे। उन्होंने पंडित राधिका मोहन माइत्रा से सरोज वादन सीखा था। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था कि NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनकर गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने टॉप NIA पद के लिए पंजाब के 1987 बैच के IPS अधिकारी दिनकर गुप्ता के नाम को महानिदेशक के पद के लिए मंजूरी दी है। दिनकर गुप्ता का कार्यकाल 31 मार्च 2024 को समाप्त होगा, जबकि ये NIA के महानिदेशक का पद संभालेंगे। ठीक है, एक प्रश्न आया था टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में भारत की ओर से पहला रजत पदक किसने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू की। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अनफिनिश्ड जो कि मेमोयर किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। बात करते हैं दोस्तों तो प्रियंका चोपड़ा जो कि जोनास ने अनफिनिश्ड मेमोयर शीर्षक वाली अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। यह आधिकारिक तौर पर 9 फरवरी 2021 को प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने से लेकर बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म तक, उनके पिता की मृत्यु से लेकर निक जोनास से उनकी शादी तक के उनके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षणों का इतिहास लिखा गया है। पुस्तक जो कि पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जारी किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत के किस दर्रा पर सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है? तो
उमलिंग ला दर्रे की सड़क जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जो कि बोलीविया में 18,953 फीट की सड़क के पिछले रिकॉर्ड से ज़्यादा है। उमलिंग ला दर्रा अब सामाजिक आर्थिक स्थिति को बढ़ाने और लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक काली ऊंची सड़क से जुड़ा है। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की ये सबसे ऊंची सड़क है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 28 जून 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गुप्ता को। एक प्रश्न आया था कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पे। बात करते हैं तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। 10 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाले इस प्रपात की छठा अनुपम है। इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से होती है। यह जो कि सुरमय प्रपात प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों से निकलता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि IBM 360 किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी का ये कंप्यूटर आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन और आया था जिसमें जो कि अकबर से रिलेटेड था। अकबर ने किसी चीज़ को अपनाया था, वह किस को देख के अपनाया था। पूरा क्वेश्चन सही से मिल नहीं पाया है, एक बार उसको कंफर्म करिएगा कमेंट करके। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।